हाँ पे भैया मुझे वॉइस नहीं आ रही। किसी को भी नहीं आ रही। मुझे लगा आ रही है मुझे अंशिका, नहीं आ वॉइस आ रही। रही है। आ रही है अब आ रही। मुझे नहीं आ रही। हेलो हेलो, अरे अच्छा, अरे अब आ रही होगी, अरे हाँ अब हाँ आ भी रही आ है। गई। अच्छा, अरे मतलब तुमने कोई मैं ऊपर से क्यों सुना हुआ नहीं क्या होगा मेरे अभी तक। साथ? अरे नहीं नहीं, वो माइक की म्यूट रह गया वैसे ही। सिर्फ ब्लू है? ब्लू लाइंस दिख रही थी। अच्छा अच्छा, रुको रुको, वापस बता देता हूँ। देखो इसमें क्या लिख रखा है, ऊपर वाले में ये लिख रखा है कि जो सेक्शन 73 है ना, मतलब वो ये प्रोवाइड करता है कि अगर अदर देन, इसको नेसेसरी क्यों है हमें सेपरेट करके रखना कि स्पेकुलेशन बिजनेस कौन सा, हमारा नॉर्मल बिजनेस क्यों है। वो इसलिए है क्योंकि जो लॉसेज होंगे कहाँ पे, स्पेकुलेशन स्पेकुलेशन बिजनेस में, उनको हम सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे किसके अगेंस्ट में, नॉर्मल बिजनेस के लॉस के प्रॉफिट के से, क्योंकि हम उससे खाली नॉर्मल बिजनेस के लॉस को हम नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हैं। तो इसलिए उनको सेपरेट करके उनकी कैलकुलेशन करना जरूरी है। और लाइकवाइज एक और अनदर रीजन इसमें इन्होंने ये दिया कि स्पेकुलेशन बिजनेस का जो लॉस है हम उसको कैरी फॉरवर्ड में कर सकते हैं सब्सिक्वेंट ईयर के लिए, सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए। लेकिन वो भी अब कहाँ से सेट ऑफ होगा, मतलब कैरी फॉरवर्ड होगा किन के लॉस से सेट ऑफ होगा, वो भी स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट से ही होगा। तो तभी उनको सेपरेट करके रखना जरूरी है, ये लिख रखा है। और उन्होंने क्या लिख रखा है कि उन दोनों को सेपरेट ट्रीट करना है और डिस्टिंक्ट करना है प्रॉफिट नॉर्मल बिजनेस से छोड़ के, मतलब उसको अलग से ट्रीटमेंट करके निकालना है उसकी कैलकुलेशन, ये लिख रखा है इसमें बस। ठीक है। हाँ, अब क्या लिख रखा है, स्पेकुलेशन meaning of speculation transaction. Speculation transaction means a transaction in which a contract for purchase or sales of any commodity, including stocks and share, is periodically or ultimately settled otherwise than by actual delivery or transfer of commodity or scripts. अब इसमें क्या लिख रखा है, स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन क्या होती है कि किस केस में हम क्या करते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट, हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो जैसे इसको वैसे स्पेकुलेशन जो जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बाय एक्चुअल डिलीवरी और वो, या सारे तुम सीए फाइनल में थोड़ा पढ़ोगे कि ये होते क्या है। जैसे कईयों को तो अगर जिसकी स्टॉक मार्केट की नॉलेज है उनको तो पता होगा कि एक्चुअल डिलीवरी जैसे फॉरवर्ड मार्केट वो सारी क्या चीज होती है, लेकिन जिसको नहीं पता तो सीए फाइनल में जाकर मतलब इतना कर लेगा कि उससे बेसिक टर्म्स और वगैरह उनकी नॉलेज हो जाएगी उससे। क्या लिख रखा है, क्या हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि परचेज एंड सेल्स ऑफ कमोडिटी इंक्लूडिंग स्टॉक्स एंड शेयर्स का हम ना जैसे पढ़ोगे आगे कि हम जैसे उनका कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऐसे फॉरवर्ड कवर हो गया कि हम उनको हेज कर लेते हैं। जैसे अभी इस पर भी हम आगे हेज पढ़ेंगे कि हेज एएस कवर में नहीं तो होता। नहीं है ये ऐसा ही कुछ? क्या चीज? एएस 11 में भी है ना ऐसे हैज वगैरह? हाँ वो होगा थोड़ा फॉरेन बहुत तो, वाला। चलो। हाँ हाँ, वो हेजिंग मतलब प्रोविजंस होते हैं ना, मतलब जैसे मैं वैसे कह रहा हूँ कि जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है उससे तुम मोस्टली तुम सीए फाइनल में उनके, अगर तुमने नहीं पढ़ रखी तो नहीं है, तो सीए फाइनल में आके उसका नॉलेज हो जाएगी इन वर्ड्स की। ठीक है। तो सिंपल सा ना, देखो वो तुम्हें इतना डिटेल में तो पूछेगा कि नहीं होते क्या है, तो तुम्हें सीधा सा ये रखना है कि हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसका, सेल और परचेज ऑफ कमोडिटी इंक्लूडिंग स्टॉक्स एंड शेयर्स। तुम्हें और मतलब वो ये ध्यान रखना है कि हम स्टॉक्स एक्चुअल डिलीवरी अदर ये तुम अभी कंसीडर करके इतना मत चलो, क्योंकि तुम्हारे लिए इतना कुछ वो है नहीं रेलेवेंट। मैं वो सीधा क्वेश्चन में कभी भी मतलब मोस्टली कम आता है कि अगर वो देगा भी ना स्पेकुलेशन बिजनेस का, क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट हमें अलग करना आता है, तो सीधे से वो उसके वो दे देगा प्रॉफिट और कॉस्ट, अगर जो भी इनकर हो रही होगी हमें उसका अलग ट्रीटमेंट करके सेपरेट बनाना है सीधा। तो तभी इस पे थोड़ा वो कम करके देता है। लेकिन ये वहां देगा कि सेक्शन 70 जब हम क्लबिंग वाले सेट ऑफ, मतलब क्लबिंग कह रहा हूँ, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के पढ़ेंगे ना, वहां पे दे सकते हैं वाला कि स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस है या प्रॉफिट दे रखा है, तो उसका खाली वो क्लबिंग उसके कहाँ से उनसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो वहां पे अपना ये ध्यान रखना पड़ेगा बस। ये वहां के लिए थोड़ा, जैसे ये वाला हमने पढ़ा था ना क्यों करना जरूरी है, ये रेलेवेंट है, इसको यहीं पे जरूर लिख के चलना। इसका ट्रीटमेंट हमने क्या करना है वहां पे तो हम करेंगे, यहाँ पे भी लिख के चलना। और इसकी अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो बस ऐसे लिख देना, कॉन्ट्रैक्ट फॉर, कॉन्ट्रैक्ट क्या गया डाल के, फॉर परचेज एंड सेल्स ऑफ कमोडिटी इंक्लूडिंग स्टॉक्स एंड शेयर्स। और बाकी जैसे इतना बहुत है मेरे ख्याल से, तो अगर आगे फिर भी करना ना एक्चुअल डिलीवरी, जैसे मेरे को भी इतना प्रॉपर, मेरे को भी जैसे स्टॉक मार्केट की इतनी मेरे को नॉलेज नहीं थी, मैंने भी सीए फाइनल में आके मैं बारी बारी देख देख के उनके मेरे को थोड़ी नॉलेज होने लग गई है थोड़ी बहुत। तो इसलिए मैं ऐसे जब तुम करते रहोगे, सेशन अटेंड करते रहोगे ना किसी भी चीज के, तो अपने नॉलेज होने लग जाएगी उन चीजों की। Where any part of the business of a company consists in the purchase and sale of share of other companies, such a company shall be deemed to be carrying on speculation business to the extent to the business consists of purchase and sale of share.
इसमें क्या कह रहा है कि जैसे मान लो तुम क्या कह रहे हो, परचेज ऑफ सेल ऑफ शेयर्स बारे में करे जा रहे हो कोई अदर कंपनी, तुम्हारी कंपनी को छोड़ के, क्योंकि अगर हम खुद की कंपनी का करते हैं वो तुम्हारा रूटीन हो सकता है कि हम शेयर्स हम ले रहे हैं कि वो बाय बैक बोलो जैसे वो करे प्रोविजन, वो तो चलो चलता है। लेकिन अगर अदर कंपनीज में करें तो हमारा ये हो जाता है कि हम स्पेकुलेशन मतलब वो ऐसे स्पेकुलेशन को बोलते हैं, हम सट्टा कर रहे हैं, मतलब सट्टाबाजी खेल रहे हैं, हम हमारा प्रॉफिट इंसेंटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से खेल रहे हैं। हमारा इंसेंटिव पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है उस कंपनी के, हमारा प्रॉफिट इंसेंटिव है कि मान लो हमने एक जगह कम प्राइस था तो हमने दूसरी जगह उसके सेल कर दिए, तो मतलब वो प्रॉफिट इंसेंटिव से खेल रहे हैं। तो वो जो भी अगर हम वो कर दें ना परचेज ऑफ सेल ऑफ मतलब शेयर, जैसे शेयर ही हो गए तो मतलब उनके वो कर रहे हैं, तो वो जितना भी पार्ट मतलब हमने परचेज ऑफ सेल ऑफ वाला होगा ना, उतना पार्ट खाली क्या हो जाएगा, स्पेकुलेशन बिजनेस वाला मतलब स्पेकुलेशन बिजनेस की हो जाएगी। अदर देन हम नॉर्मल बिजनेस ट्रीट करेंगे, उसमें ये लिख रखा है कि जितना टू द एक्सटेंट हम ट्रीट करेंगे विच बिजनेस कंसिस्ट ऑफ परचेज ऑफ सेल ऑफ शेयर, वहां तक जितना सेल और परचेज का रखा होगा उसको हम क्या करेंगे, उसके अंदर ट्रीट कर देंगे स्पेकुलेशन के अंदर, अदर बाकियों को अदर देन नॉर्मल के मतलब अदर देन कह रहा हूँ अदर देन वाले में ट्रीट कर देंगे। अब इसमें सीधा सा लिख दिया दिस लीविंग प्रोविजन डज नॉट अप्लाई। अब किनको नहीं होंगे, a company whose GTI consists of mainly income chargeable under the head interest on securities, income from other sources, income from house property, capital gains और income from other sources। हमारा इंटरेस्ट और मान लो कोई कंपनी का यही है कि खाली वो इंटरेस्ट सिक्योरिटी से कमा रही है, मतलब क्या हो गया उनका मेन बिजनेस क्या होगा, मतलब इन्वेस्टमेंट वगैरह करके रखना कहीं ना कहीं, सेल और परचेज मतलब कहीं बारी बारी करते रहना, कोई किसी शेयर आ गए तो वहां से वो इंटरेस्ट कमाते रहेंगे। इंटरेस्ट में देखो तभी मिलेगा कि तुम जब तक ज्यादा टाइम तक इन्वेस्ट करके रखोगे, वरना अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगी तो वहां से इंटरेस्ट के परस्पेक्टिव थोड़े कम हो सकता है कि थोड़ा इंटरेस्ट कम आ जाएगा, तो वो थोड़ा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हैं इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से अब देखो क्या निकालोगे, अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ज्यादा है तो वो क्या, वो स्पेकुलेशन क्या कर रहा है, वो तो मतलब मेल इसमें तभी लिख रखा है कि कंपनी क्या मेनली होनी चाहिए, मेनली मतलब ज्यादा होनी चाहिए, मतलब 90-80 मतलब वो होती है मेनली, मेनली इनकम लिख रखा है, और वो भी कैपिटल गेन्स में उसका मतलब है ही यही कि एक के सेल करना दूसरे के परचेज करना, मान लो एक कोई ऐसे ट्रांजेक्शन करते हैं ना, मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंट भी नहीं, मतलब उनका ये होता है कि एक बार परचेज कर लिए फिर सेल कर दिया उनको, मतलब फ्रीक्वेंटली मतलब वो ज्यादा वो नहीं करते, मतलब कैपिटल गेन्स उन पे राइज हो जाते हैं। जैसे हमारी जैसे वो डिपेंड करता है कि पर्सन कैसे इन्वेस्ट करा उन दोनों में। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मतलब अगर कोई और जैसे बस उसका यही है कि जैसे डिविडेंड मतलब इन जैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या 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 आ सकता है, देखो कि कॉर्पोरेट जैसे हमने ऊपर पढ़ा कंपनी के लिए लिख रखा है यहाँ पे, ये ध्यान रखना इंडिविजुअल या उसके लिए नहीं लिख रखा, कंपनी के लिए। और वो भी क्या लिख रखा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अब उसको क्या मिल सकता है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमने ऊपर पढ़ लिया, अब मिल सकता है उसको डिविडेंड, रॉयल्टी वगैरह, मतलब अगर वही मिलेंगी उसको, तो अब वही है मतलब, तो उसमें सीधा सी बात लिख रखी है वो बिजनेस से हमारा रिलेटेड नहीं है, मतलब अगर हम सेल और परचेज कर रहे होंगे तो वो डिविडेंड, मोस्टली यहाँ पे डिविडेंड का पर्पस आता है डिविडेंड का, तो डिविडेंड का करेंगे, डिविडेंड में तभी मिलेगा जब हम थोड़ा लॉन्ग टर्म करके रखेंगे, शॉर्ट टर्म में तो एक ही बार मिलेगा, एक बार भी क्या होता मिले ना या ना मिले, तो तभी यहाँ पे लिख रखा है कि ये सारी चीजें एक्सक्लूड कर दी। और क्या लिख रखा है आगे, कंपनी उस प्रिंसिपल बिजनेस मतलब क्या है उसका, ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स, मान लो ट्रेडिंग मेरा बिजनेस यही है कि मैं ट्रेड करता रहूंगा शेयर्स में, परचेज और सेल करता रहूंगा, तो मेरा तो बिजनेस ही है, तो मेरा वो नॉर्मल बिजनेस ही ट्रीट कर लिया जाएगा। अब क्या बिजनेस ऑफ बैंकिंग, बैंक्स का भी यही होता है कि कई बार सेल और परचेज और शेयर वो करते रहते हैं, मतलब उनके जो अंडर जैसे कस्टमर हो गए मतलब वो सेल परचेज करने लगे या वो खुद ही करने लग जाते हैं, तो वो आ गया बिजनेस ऑफ बैंकिंग। अब लास्ट में क्या, ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, मतलब जैसे अब कोई हो गया मतलब जिसका पर्पस यही है कि वो लोन एंड एडवांसेस आगे देता रहता है, अब लोन भी जैसे हम किसमें शेयर्स के काइंड में मतलब दे सकते हैं, काइंड में हो गया कि हमने उसमें रिसीव कर लिया, एडवांसेस हो गया हमने शेयर्स रिसीव कर लिए, मान लो अगर कोई मैं उसे तुम्हें लोन दे रहा हूँ और बदले में तुम्हें तुमसे क्या ले रहा हूँ, शेयर्स दे रहा हूँ, और अगर मेरे को रिलायंस के शेयर मिल रहे हैं तो मैं तो जरूर ले लूंगा रिलायंस के शेयर, मेरे लिए तो बेनिफिट ही है कि मतलब रिलायंस के शेयर मेरे को मिले मेरे लोन के अगेंस्ट, तभी वो ये भी कर सकता है, लेकिन वो फिर पीजीपी है मतलब स्पेकुलेशन के बिजनेस में ट्रांस उसमें कवर नहीं होएगा। तो वो ये नीचे लिख दिया कि इफ दीज कंपनीज मतलब अगर सेल परचेज कर रही होंगी अदर कंपनीज में वुड नॉट बी डीम्ड टू बी कैरिंग ऑन स्पेकुलेशन बिजनेस, तो ये सेक्शन 73 में इसकी वो थी। अब आगे बढ़ते हैं कि ट्रांजैक्शन नोट टू बी डीम्ड एज स्पेकुलेशन, स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन, जो हमने ये पढ़ा था ये क्या था कि ये स्पेकुलेशन बिजनेस ही नहीं बनेगी, लेकिन ये अब नीचे हम क्या पढ़ेंगे, ये स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन ही बनेगा, मतलब बिजनेस तो मतलब मान लो उससे हमने बिजनेस तो बना लिया कि बिजनेस है वो, लेकिन उसकी वो ट्रांजैक्शन कवर नहीं होगी उसके बिजनेस के, वो उसमें अगर ये आ रही है तो ये कहना चाह रहा था, ये डिस्टिंक्शन ये है इसकी। तो इसमें क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, हैजिंग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, hedging contract in respect of raw material and merchandise। देखो hedging का भी और देखो
जो तुम जैसे थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे वहाँ सीए फाइनल के एसएफएम में पढ़ लोगे हैजिंग क्या होती है जैसे। लेकिन हैजिंग ये होती है कि जैसे तुम अपने जो रिस्क है ना उसको रिस्क को वो खत्म कर रहे हो। जैसे अगर तुम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जैसे फॉरवर्ड में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करके कि हेज कर लिया तुमने। हेज का होता है जैसे तुमने जैसे अगर तुम मान लो यूएस डॉलर में डील जैसे डॉलर्स में डील कर रहे थे। मान लो तुमने आज के डॉलर में कर लिया कि आज जैसे जो भी रेट चल रहा है या तुमने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि मैं $72 में परचेज करूंगा। चाहे उस दिन मेरा कोई भी रेट हुआ होगा। मान लो उस दिन मान लो अगर जैसे तुमने $70 में आज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब उस दिन मान लो अगर $72 मतलब तुमने ये था कि तुमने परचेज करने हैं डॉलर्स। तो तुमने परचेज करने हैं तुम्हें मतलब इंडियन अमाउंट देनी पड़ेगी। तो मान लो तुमने ₹70 में अमाउंट का वो किया था। लेकिन उस दिन मान लो अगर ₹72 हो गया तो तुम्हारा लॉस होता ₹2 पर शेयर जितना मतलब ₹2 के हिसाब से। हाँ। अब तुम्हें ₹2 का क्या हो रहा है फायदा हो रहा है तुम्हारा। लेकिन ये हो रहा है कि हेजिंग से तुम्हारा फायदा हो गया इससे। लेकिन अगर मान लो अगर ₹2 मान लो उससे 68 हो जाते तो तुम्हारा लॉस भी हो जाएगा। लेकिन इनका ये नहीं होता कि प्रॉफिट और लॉस करना कि अगर हम हेजिंग जब भी करते हैं ना तो हेजिंग का परस्पेक्टिव ये होता है कि अपने रिस्क को मिनिमाइज करें चाहे वो कितना भी रिस्क हो चाहे ऊपर हो चाहे नीचे मतलब प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। हमारा मेन इंसेंटिव प्रॉफिट और लॉस कमाना नहीं है हमारा रिस्क को मिनिमाइज करना है। कि हम अपने रिस्क को अपना जो हम बिजनेस करें हम उसके रिस्क को थोड़ा मिनिमाइज कर रहे हैं। हेलो आवाज कट रही है। रितांशी हाँ हेलो। ऑडिट का सेशन अरे डीटी का चल रहा है वो ऑडिट का डीटी का इसके बाद होगा। ऑडिट का कितनी अब देखो हेजिंग किसकी थी अब इसके किस रिस्पेक्ट में बात करें रॉ मटेरियल्स और मर्चेंडाइज केस में। अब क्या लिख रखा है रॉ मटेरियल एंटर्ड बाय अ पर्सन इन कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मर्चेंडाइज टू गार्ड अगेंस्ट क्या लिखा ये लिख रखा है ना यहाँ पे टू गार्ड अगेंस्ट हिज लॉस थ्रू फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशन। मान लो जो भी फ्यूचर हमें क्या रिस्क को मिनिमाइज करना है अपने लॉस को मिनिमाइज करना है। हमारा मेन वो ये है कि हम अपने लॉस को गार्ड करेंगे। और वो भी किसके फ्यूचर प्राइस जैसे हमने एग्जांपल लिया था 72 हो रहा है 68 हो रहा है हमको उसको वहां पे मिनिमाइज करना है अपने लॉस को वहां पे गार्ड ऑफ करना है उसके हमने। और क्या क्या है बाय अब वही एक्चुअल डिलीवरी आ जाएगा वो तुम आगे पढ़ लोगे कि एक्चुअल डिलीवरी प्रॉपर होता क्या है। यहाँ पे तुम्हारे इतने नहीं है बस तुम्हारा ये होता है कि हेजिंग करना है रिस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। सॉरी। ये हो गया फिर अब नेक्स्ट क्या हो गया हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट अब हम कर रहे हैं किस केस में स्टॉक्स एंड शेयर के केस में। ये मानो अब वही हो गया हेजिंग का कि अपने जैसे स्टॉक की वैल्यू है जैसे वो हम मिनिमाइज होगी तो क्या करेंगे गार्ड करेंगे लॉस इन होल्ड ऑफ स्टॉक्स और शेयर्स की थ्रू प्राइस फ्लक्चुएशन। कि मान लो मैंने अपने सेल को शेयर करना था या परचेज करना था। मान लो वो ये 72 हो गया तो उस केस में ये बस उस केस की बात कर रहे हैं। तो वो भी हेजिंग होती है कि फॉरवर्ड जैसे तुमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया कि हेजिंग पर्पज से तो वो तुम्हारा वो भी नहीं आएगा। अब ये जैसे इसमें जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही बता दिया a contract entered into member of a forward market or stock exchange in the course of any transaction in the nature of jobbing or arbitrage to guard against any loss making may arise in the ordinary course of business। अभी वापिस आ गया ना क्या है टू गार्ड अगेंस्ट एनी लॉस। फॉरवर्ड कंटेंट में जैसे ये आ गया जैसे लॉसेस भी अदर टाइप के लॉसेस भी हो सकते हैं रिस्क मतलब रिस्क कोई और भी हो सकता है। लेकिन मतलब हमें उनको अपने डी प्रोटेक्ट करके रखना गार्ड अगेंस्ट एनी लॉस। अगर हम ये कर रहे हैं हमारा ये गार्ड का है कि हम अपने लॉस को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं तो तब वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब स्पेकुलेशन में कवर नहीं होता हमको इस सट्टेबाजी मतलब प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं खेल रहे हैं मतलब उसके उसमें हम अपने गार्ड कर रहे हैं उसमें। ये हो गया। अब ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स क्या लिख रखा है एन एलिजिबल ट्रांजैक्शन कैरिड आउट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। एलिजिबल है वो अब इसका ये इतना नहीं है बस तुम्हारा ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव देखो ये तुम्हारा क्या आएगा इसका वो क्या क्वेश्चन बना सकते हैं इसका इतना वो नहीं बनेगा वो सीधा सा बस ये दे सकता है कि ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स कर रहा है और वो एलिजिबल सीधा सा वो तुम्हें बता देगा तो इसका कोई इतना कोई रेलेवेंस नहीं है। लेकिन अगर फिर भी जानने के लिए क्या any transaction carried out or electronically or screen based system through a stock broker or sub broker ठीक है inter registered under this and with the provisions of security SCA SCRA SACRA and SEBI 90 and Depository Act and the rules regulation and by this act। अब सीधी सी बात है कि अगर वो कैरिड आउट करें इलेक्ट्रॉनिक या स्क्रीन बेस्ड सिस्टम को मतलब स्टॉकर ब्रोकर मतलब मैं अगर मैं स्टॉक ब्रोकर के थ्रू अगर मैं वो सेल मतलब जैसे वो कर रहा हूँ ट्रांजेक्शन डील कर रहा हूँ उससे
कि मतलब मैं इतना परचेज कर लूँगा उतने कर लूँगा, और अगर वो ये सारी रिक्वायरमेंट पे फॉलो करा कि जैसे सेबी की, सकरा की, मतलब और ये डिपॉजिटरी कॉन्ट्रैक्ट मतलब उनकी भी, तो अगर ये सारी फॉलो करा तो वो भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और भी है कि एक और कंडीशन है, एंड विच इज सपोर्टेड बाय अ टाइम स्टैम्प कॉन्ट्रैक्ट नोट इशूड बाय स्टॉक ब्रोकर टू, ठीक है, ये बाय इंडिकेटिंग कॉन्ट्रैक्ट नोट यूनिक क्लाइंट नंबर, मतलब उसके केस में वो तुम्हें नंबर भी तुम्हें अलॉट करेगा, यूनिक नंबर। तो वो उसकी बात कर रहा है, तभी मैंने कहा कि तुम्हारे लिए इतना रेलेवेंस नहीं है यहाँ पे। तो जैसा नीचे भी वही आ गया, क्या trading in commodity derivative. अब commodity and eligible transaction in respect of trading in commodity derivative carried out वही आ गया कि ठीक है, and however the requirement of chargeability of commodity transaction tax is not applicable in respect of trading in agriculture commodity derivative। तुम्हारे लिए मतलब इतना भी रेलेवेंस नहीं है इन चीज़ों का, ये तुम आगे पढ़ोगे। लेकिन कमोडिटी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव में ये होता है कि थोड़ा बहुत जितना मैंने अभी तक पढ़ रखा है कि कमोडिटी डेरिवेटिव मतलब ऐसे होते हैं कि जहाँ मेन जो प्राइमरी मार्केट होती है ना, मतलब वहाँ हम सेल परचेज करें कोई कमोडिटी स्पेसिफिक उसकी। लेकिन जो ऊपर डेरिवेटिव है वहाँ पे मतलब कोई भी मतलब कोई भी जो हमारा शेयर्स या फिर जिसकी हम बात करें सिक्योरिटी की, तो वहाँ पे हम वो कर रहे हैं कमोडिटी में, तो प्राइमरी मार्केट के अंदर मतलब हम ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे हैं। जितनी मैंने अभी तक नॉलेज ली है उस बेसिस पे बता रहा हूँ मैं। बाकी जिसको अगर थोड़ी ज्यादा स्टॉक की नॉलेज हो मतलब वो उस पर बता सकता है, अगर किसी को तुम्हें पता हो तो। है कोई यहाँ पे स्टॉक ब्रोकर वगैरह मतलब जो स्टॉक में इन्वेस्ट सेल पे वो करता हो अभी? नहीं भैया। ओके ओके, चलो ये हमारा सेक्शन 28 कवर हो गया। सेक्शन 28 और स्पेकुलेशन बिजनेस भी उसके साथ पूरा राधिका ये सुजाता से पूछो, उन्होंने कर रखा होगा एक तो मार्केट। ना। नहीं करती मैं। चलो अब आगे करते हैं, क्या क्या लिख रखा है। अब सेक्शन 29 हमें बस ये बताता है कि हम कंप्यूटेशन कैसे करनी है पीजीपीवी के अंदर, मतलब प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे। तो सीधा बता रहा है कि हमें क्या प्रोविजन लगाना है। सेक्शन 30 टू 43 डी, ये जो डिडक्शन है हम वो अप्लाई कर देंगे। सेक्शन 31 जो अदर डिडक्शन है इनएडमिसिबल है, वो सारी क्लेम कर लेंगे। वो सीधा सा बता रहा है। अब इसके अंदर सीधा इन्होंने चार्ट बना दिया, क्या एडमिसिबल डिडक्शन, इनएडमिसिबल सेक्शन 40। अब ये 40 मतलब सेक्शन 40 आता है कि मतलब कोई कंडीशंस होती हैं उसके, अगर हमने वो सेटिस्फाई करेंगे, जैसे टीडीएस हो गया हमने काटा हो नॉन रेजिडेंट का, रेजिडेंट का, और जैसे अगर वो केसेस होते हैं कि अगर वो उसमें अगर कंडीशंस होती हैं कि हमने इतना काट रखा हो, मतलब अगर उससे हम पेमेंट करें टीडीएस काट रखा हो, तो वो उसकी बात होगी। अभी प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स मतलब डीम्ड प्रॉफिट होता है यहाँ ये वाला, और अदर प्रोविजन। तो ये कंप्यूट करके हम क्या पीजीपी का वो निकालेंगे। तो तुम भी ना मतलब स्टार्टिंग में अपना एक ऐसा चार्ट ड्रॉ करके रखना, और इसके नीचे ना क्या कहते हैं थोड़ी अभी जगह छोड़ के रखना, जब तुम्हारा चैप्टर वगैरह या फिर इसको लास्ट में बना लेना या इसको स्टार्टिंग में। तो क्योंकि बताऊँ क्या करना है, जैसे तुमने ऐसे ही चार्ट बनाना है एक नीचे, और जो भी सेक्शन ये लिख रखा है इसके नीचे छोटा छोटा पॉइंट लिखते रहना, क्या क्या चीजें थी यहाँ, ये थी ये पॉइंट है। मतलब जैसे अब ये पढ़ेंगे हम एडमिसिबल के अंदर सेक्शन 30 टू 37। सेक्शन 30 किसका था, रेंट रेट, ठीक है, किसका था, छोटे पॉइंट में लिख दिया, ऐसे एरो लगा के यहीं पे लिख लिया इसमें, हाँ ठीक है ये था। मतलब थोड़ा क्विक रिवीजन के लिए पीजीपीपी चैप्टर की ऐसे तुम्हारी जल्दी हो जाएगी एक बारी के अंदर, एक मतलब एक छोटे से चार्ट के अंदर। तो इसको ऐसे बना के रखना, और अगर कहीं जैसे डिटेल में जाना हो तो उसके आगे उसका पेज नंबर या फिर उसका रेफरेंस नंबर दे देना, कौन से नोट पे पेज नंबर पे है, मतलब कहाँ पे तुम्हारा वो, तो तुम्हारा वो हो जाएगा इससे बेनिफिट। ये हो गया। और अब पढ़ते हैं वाला एडमिसिबल डिडक्शन, स्टार्ट करते हैं सेक्शन 30 टू 37 वाला। अब सबसे पहले आता है सेक्शन 30। अब किसकी बात कर रहे हैं, रेंट रेट्स टैक्सेस रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। अब इसमें केस में क्या, चलो देखते हैं आगे सेक्शन में। सेक्शन 30 अलाउड डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। अब सबसे पहले ध्यान रखना वो केस की बात कर रहा है बिल्डिंग की। बिल्डिंग में जैसे अगर ऐसा कोई केस आ जाए कि बिल्डिंग में क्या कवर हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो वो हमें केस रूलिंग्स वगैरह देखनी पड़ेंगी, बिल्डिंग में क्या क्या चीजें कवर होती है। मतलब अगर कोई चीज कवर हो रही है मतलब नहीं हो रही, तो वहाँ पे उसको रेफर करना पड़ेगा, तो हम कर लेंगे केस के अकॉर्डिंग, अगर कोई प्रैक्टिकली मैं बात कर रहा हूँ। अब आगे क्या लिख रखा है, यूज बाय एसएससी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब जितना भी बिल्डिंग हमने प्रोफेशन बिजनेस और प्रोफेशन में यूज की होगी, उसके अगेंस्ट में मैंने कोई रेंट रेस टैक्सेस रिपेयर्स और इंश्योरेंस पे किया होगा बिल्डिंग के अगेंस्ट में बिजनेस पर्पस के लिए, तो वो अलाउड हो जाएगा। तो हम पढ़ते हैं, देखो आगे नीचे, where the premises are occupied by SSC as a tenant। अब इस केस में क्या कर रहा है कि जो रेंट है अगर क्या कर रखा है ऑक्यूपाइड बाय, अगर जैसे मान लो जो मैंने एक्वायर कर रखी है वो प्रेमाइसिस, वो मैंने रेंट पे ले रखी है, तो द रेंट पेड बाय सच प्रेमाइसिस फॉर द सच प्रेमाइसिस एंड अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ कॉस्ट और रिपेयर इफ सच एसएससी हैज टेकन टू बियर द रिपेयर ऑफ प्रेमाइसिस।
मतलब अगर मैंने ये बियर कर रखे थे कि मैं उसके रिपेयर्स है जो भी है उसके मतलब अमाउंट मैं पे करूंगा उसके रेंट पे मतलब, तो वो हमें अमाउंट मिल जाएगी एज ए डिडक्शन, मतलब क्या कॉस्ट ऑफ रिपेयर की भी मिल जाएगी और हमने जो रेंट पे किया होगा उसकी भी मिल जाएगी। तो इस केस में बस ये होना है कि डन बाय, एक तो जैसे हम आगे पढ़ेंगे और एक ओनर का हो गया, मतलब जो भी अगर ये पे कर रहा है, ये एक टेनेंट, मतलब ये दोनों अगर पे कर रहे हैं तभी हो जाएगा। मतलब अगर हमारे भी यहाँ पे अगर कोई टेनेंट मतलब कोई और पे कर रहा है, जैसे हम टेनेंट है लेकिन पे ओनर नहीं कर दिया, तो उसके डिडक्शन वो खुद क्लेम कर लेगा, हम क्लेम नहीं करेंगे उस केस में। तो ये बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगर उसने अगर जो असेसी है वो ओनर है उस प्रेमाइस का, where the business assessee himself is the owner of premises and occupies for the business purpose, no notional rent would be allowed under this section। मतलब ये नहीं है कि जैसे हम ओनर है खुद को, हम जैसे ओनर है तो हम अपने आप को खुद को कितना रेंट पे करते हैं वो भी हम डिडक्शन ले लेंगे। तभी लिख रखा है कि नो नोशनल रेंट, ये अपने उसमें नोट पे लिख लेना कि नो नोशनल रेंट डिडक्शन इज अलाउड, क्योंकि हम खुद अपने आप को कितना पे करेंगे वो नहीं मिलेगा हमें, अगर जितना एक्चुअली पेड होता है वो मैटर करता है। देखो ऊपर भी देखो क्या लिख रखा है, द अमाउंट पेड और कॉस्ट ऑफ रिपेयर ऑन अकाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ रिपेयर, मतलब ऑन अकाउंट मतलब जितने वो भी पेड होने चाहिए, तो मतलब ये पेड बेसिस पे अलाउड मतलब वो होंगे कि जितना तुमने पेड रखा होगा। ऐसे नहीं है कि जैसे मान लो अभी एक्रू हो गए एक्सपेंसिव तो लेकिन तुमने पे नहीं किए तो अलाउड हो जाएंगे, वही हो गया। लेकिन इसमें देखो ये वाला पॉइंट क्या लिख रखा है, हाउएवर if firm runs its business in the premises owned by one of partner and rent payable to partner will be allowable and deduction to the extent it is reasonable and not excessive। तो ये वाला पॉइंट भी देखो बढ़िया है। इस केस में क्या क्या बात कर रहा है कि मान लो जैसे हम पार्टनरशिप फर्म खोल रखी है, हम सब ने, जैसे हम 6 जने हैं 5 जने यहाँ पे हमने पार्टनरशिप फर्म खोल रखी है, और मान लो राधिका की प्रीमाइसेस है, ये राधिका ओनर है उसकी, तो जो भी हम जैसे फर्म है अगर राधिका को जो भी रेंट देगी तो वो हम उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अपने बिजनेस कंप्यूट करते वक्त, प्रॉफिट कंप्यूट करते वक्त। लेकिन वो उतना अलाउड होगा जितना रीजनेबल होगा, मतलब ये नहीं है कि हमने ज्यादा अमाउंट दे दी तो सारी मतलब हो जाएगी, लेकिन एक बार ये है कि सारी हो तो जाएगी लेकिन रीजनेबल अमाउंट होनी चाहिए उसको, तो रीजनेबल वो डिपेंड करती है कितनी है किस केस में। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्या, रिपेयर्स ऑफ प्रीमाइसेस अपार्ट फ्रॉम रेंट दिस सेक्शन अलाउज डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन अकाउंट ऑफ रिपेयर्स। लिखा क्या, रिपेयर्स टू बिल्डिंग, अब क्या लिखा क्या, वेयर एसएससी ओनर हमने पढ़ लिया ऊपर, एसएससी ओनर होगा तो रिपेयर की मिल जाएगी। एसएससी टेनेंट है तो बियर करेगा, मतलब उसने अंडरटेक रखा है कि मैं बियर करूंगा, ठीक है। इवन इफ एसएससी ऑक्युपाई द बिजनेस अदर देन एज अ टेनेंट और लेसी, वही आ गया लेसी भी आ गया, तो क्या लिख रखा है, अगर लेसी आ गया तो भी एक तरीके से ओनरशिप मतलब थोड़ी टाइम के लिए हमारे पास आई जाती है, पार्टली आगे चाहे, क्योंकि हम उसको राइट ऑफ यूज हम हमारे पास आ जाता है शॉर्ट टर्म, मतलब जैसे शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए हो तो उस केस में भी हमें मिल जाएगी। सीधी सी बात कर रहा है ये। लेकिन इसमें ऊपर वाले थोड़े ज्यादा होते हैं, लीज वाला मतलब इतना नहीं होता, लेकिन ऊपर वाले जैसे हमने पढ़े हैं फर्म का हो गया, ये मतलब आ सकता है एमसीक्यू में भी पॉइंट आ सकता है कितना अलाउड होगा कितना नहीं होगा, तो वो ध्यान रख के चलना अपना। जैसे ये वाला पॉइंट जरूर लिखना, ये वाला नो नोशनल रेंट हो गया, एक ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। अब आगे लिख रखे हैं ये रहा, कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड करंट रिपेयर्स ऑफ कैपिटल एसेट नॉट टू बी अलाउड एज डिडक्शन, amount paid on cost of account of repair to premises occupied by SSC as tenant और amount पे, ठीक है, by the SSC otherwise than a tenant, मतलब tenant हो गया या owner आ गया, shall not include any capital nature expenditure in other words code cost and current other than of capital nature is allowed in deduction। और सीधे सी बात कर रहा हूँ, जैसे हम रिपेयर्स के लिए कर रहे हैं, मान लो हमने जैसे हमने कोई प्रीमाइस ले रखी थी, अब हमने उसको रिपेयर करवा दिया, तो वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होता है। जैसे हमने जो बिल्डिंग थी उसको मतलब वो रिन्यू करवा दिया, क्योंकि उसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टाइम तक के लिए मिलेगा, तो वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर का नेचर होगी, तो हम उसको कैपिटलाइज करते हैं, जितनी भी हमारी कॉस्ट होती उस केस में, जो भी हमने एक्वायर किया उसके कॉस्ट में कैपिटलाइज कर देते हैं हम। तो वो करने से हमें क्या, उसकी डिडक्शन हम क्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कैपिटलाइज होगी तो तुम उसके केस में डेप्रिसिएशन क्लेम कर लोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में तुम उसके डायरेक्ट नहीं लेके जाओगे। ये ध्यान रखना, क्योंकि कैपिटलाइजेशन का बेनिफिट मिल जाएगा बाद में उसे, क्योंकि वो कैपिटलाइज हो जाएगी, कैपिटल नेचर की है, तो पहले कैपिटल कॉस्ट में ऐड कर दोगे, वहां से तुम डेप्रिसिएशन क्लेम कर लोगे थोड़ा थोड़ा कर करके, ये मिल जाएगा बेनिफिट तुम्हें। अब क्या लिखा है, अदर एक्सपेंसेस in additional deduction in respect of expenses by way of land revenue, local rates, municipal taxes, insurance in respect of premises, ठीक है, is levied by foreign government और also levied taxes, अगर जो भी मतलब जिसने भी लगा रखे हो ना, मतलब टैक्सेस अगर तुमने पे करके उस बिल्डिंग या प्रीमाइसेस के लिए, तो वो भी अलाउड हो जाएंगे, चाहे वो, ये ध्यान रखना कि इवन इफ बाय फॉरेन गवर्नमेंट, ये वाला ध्यान रखना, ये वाला जरूर लिखना, इवन इफ पेड बाय फॉरेन गवर्नमेंट देन आल्सो अलाउड। अगर टैक्सेस जैसे ये लिख रखे हैं सेसेस रेट्स एंड टैक्सेस, क्या लिख रहा है, प्रीमाइसेस यूज्ड फॉर पार्टली फॉर बिजनेस पार्टली फॉर अदर,
where business partly ठीक है, only proportion part of expenditure for the purpose of business will be allowed as reduction. देखो हमने सबसे पहले ऊपर यही पढ़ा था ना कि जो भी हमने क्या लिख रखा है, क्या फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए, जितना भी बिजनेस हमने यूज किया होगा वो एग्जाम हो जाएगी, डिडक्शन क्लेम कर लेंगे, और जितना हमने मतलब पर्सनल था वो मतलब वो अदर पर्पस के लिए था अदर देन ऑफिशियल मतलब, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, क्या कहते हैं टैक्सेबल हम कर देंगे उसको, मतलब उसकी डिडक्शन तो मैं नहीं मिलेगी, मतलब टैक्सेबल तो अपने आप ही हो जाएगी वो अमाउंट, क्योंकि उसकी हम केस में हमें डिडक्शन नहीं मिलेगी तो उतनी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी सॉरी कोई डाउट है किसको किस केस पे? नहीं भी नहीं भैया बता दो, नहीं है किसी को नहीं डाउट? है नहीं अच्छा, तो एक क्वेश्चन करते हुए किसी को नहीं है फिर चलो, क्योंकि नेक्स्ट मैं करवा पाऊंगा कि नहीं करवा पाऊंगा देखता हूँ, हो तो जाएगा वैसे 4 मिनट है, चलो ये वाला भी करवा ही देता हूँ सेक्शन 31 में। अब क्या लिख रखा है, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, मतलब ये अब किसकी बात कर रहा है, प्लांट मशीनरी और फर्नीचर की बात कर रहा है सेक्शन 31। अब वही लिख रखा है क्या अगर हम इनके अगर हमें इस पे कोई रिपेयर्स या इंश्योरेंस जैसे हम ये चीज कराते हैं, रिपेयर और इंश्योरेंस की मिलेगी इसमें केस में, ध्यान रखना ओनली प्लांट मशीनरी, और उसके केस में क्या है रिपेयर और इंश्योरेंस की मिलेगी, और कोई किस केस की नहीं मिलेगी। अब क्या लिख रखा है, यूज हाँ, ऑफ वहाँ एसेट पे क्या है, बिल्डिंग में सबकी मिल रही थी। हाँ मतलब वो मिल जाती है वहाँ पे, तो इसके पहले इन ऑर्डर टू क्लेम डिडक्शन एसेट मच हैव बीन यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एसएससी ओन बिजनेस, ये वर्ड हाईलाइट करके रखना कि एसएससी के ओन बिजनेस में होनी चाहिए, मतलब किसी और के बिजनेस में ना कर रखी हो अपने वो, क्योंकि हम अपने बिजनेस क्यों निकाला है, अपने बिजनेस में कर रखी हो। और क्या लिख रखा है, यूज्ड, अब यूज के क्या है, वाइड सेंस होता है टू इंक्लूड अ पैसिव और एक्टिव यूजर, इंश्योरेंस एंड रिपेयर चार्जेस एसेट व्हिच हैव बीन डिस्कार्डेड दो ओन्ड बाय एसएससी और नॉट हैव बीन यूज्ड फॉर बिजनेस ड्यूरिंग वुड नॉट अलाउड एज डिडक्शन। अब जैसे इस केस में बात करें, जैसे हमने कोई इंश्योरेंस हमने पे कर दिया, लेकिन वो बिजनेस के ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बिजनेस में उसका कोई यूज नहीं हुआ, मान लो क्योंकि जैसे इंश्योरेंस करवा रखा था, वो इंश्योरेंस उसका जा रहा है, लेकिन हमने करंट ईयर में जैसे कोई कोविड की वजह से या फिर कोई रीजन की वजह से हमने उसका यूज नहीं किया बिजनेस में तो उस केस में हमें क्या मतलब कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, वो ये बात कर रहे हैं, तो ये भी लिख लेना अपने उसमें कि जैसे अगर हमने क्या मतलब अगर ड्यूरिंग द ईयर में उसने यूज नहीं किया ना, लेकिन उसने रिपेयर्स और इंश्योरेंस पे कर दिए, तो उस केस में उसको डिडक्शन नहीं मिलेगी, ये बात कर रहे हैं। If an asset is used for part of a previous year, the assessee is entitled to the reduction of full amount in respect of not merely on amount apportionment to the period of use. अब ये नहीं है मतलब जैसे अगर तुमने जैसे कुछ एक मतलब 1 महीने के लिए तुमने जैसे वो यूज की, उस केस में तुमने इंश्योरेंस पे कर दिया या फिर कोई रिपेयर्स कर लिए, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें पार्ट ऑफ द खाली उस पीरियड के लिए मिल जाएगी 30 डेज के लिए, तुम उसको केस में डिडक्शन तो पूरी अमाउंट के ले सकते हो, प्रोपोर्शनली लोगे उस केस में। तो तुम इसे ऐसे लिख लेना कि जैसे ये प्रोविजन लिख लिया, अगर जैसे एग्जाम्पल लिखना हो कि 30 डेज के लिए तुमने क्या वो 30 डेज के लिए आए थे, उस केस में तुमने रिपेयर कर ली, तो उस केस में क्या 30 डेज के मतलब जैसे तुमने मान लो तुम्हारा एक्सपेंडिचर हुआ था 30,000 रिपेयर्स पे, तुम उस केस में ऐसे नहीं करोगे कि 30 इंटू 360 कर दोगे उसका, मतलब 365, तो तुम उस केस में फुल डिडक्शन ले लोगे 30,000 की, ये बन जाएगा तो आगे क्या लिख रखा है, रिपेयर्स इंक्लूड रिप्लेसमेंट और रिकंस्ट्रक्शन, अब ये लिख रखा है कि ये अब इंक्लूड करेंगे, रिन्यूअल क्या लिख रखा है, इंक्लूड रिप्लेसमेंट विल रिन्यूअल, मान लो रिन्यू करवा रहे हैं या रिनोवेशन करवा रहे हैं एसेट की, बट नॉट अ रिप्लेसमेंट और रिकंस्ट्रक्शन। मतलब क्या रिपेयर में ये तो होता है कि हम उसको रिन्यूअल करवा रहे हैं, मतलब उसके मतलब कोई अपडेशन वगैरह करवा रहे हैं, रिन्यू करवा रहे हैं या रिनोवेट करवा रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस करा रहे हैं हल्के फुल्के, वो तो अलाउड हो जाएंगे, लेकिन कंप्लीट जैसे रिप्लेसमेंट अलाउ नहीं होगी ना रिकंस्ट्रक्शन। मतलब अभी इसका तो मैंने ये हो गया ना कि तुम उसको पूरा नया ही बना रहे हो, नया बना रहे हो तो उसको अलग से ले लो वापस उसकी, हाँ मतलब कैपिटल हो गया या तो उसका कैपिटलाइज हो जाएगी या उसको अलग से ले लो तुम उस केस में सीधा, ये हो गया। लेकिन क्या लिखते हैं, डिडक्टेबल अलाउेबल section on the current repair but not areas of repair for earlier years even they are still ranked for a deduction under section 37। अब इस केस में जो सेक्शन 31 के अंदर डिडक्शन लोगे वो किसके केस में लोगे, करंट रिपेयर्स के केस में लोगे, मतलब करंट रिपेयर जो भी हुई होंगी, मतलब अगर कोई एरियर्स में हो रही की होंगी तो वो नहीं लोगे तुम, मतलब प्रीवियस ईयर की थी, मतलब पिछले साल से रिलेट करती थी, मान लो तुमने मतलब अब पे कर दिया, फिर मतलब कुछ ऐसा केस था एरियर्स का था कि मतलब अब इंक्रीज हो गए रेट पास्ट ईयर से, तो उस केस में तुम उसकी मतलब अब नहीं लोगे, मतलब
वो तुम ले लोगे सेक्शन 37 में ले लोगे। जनरल डिडक्शन जो होती है, अगर तुम जैसे कोई सेक्शन 30 to 36 में क्लेम नहीं कर पाए तो तुम वो सेक्शन 37 होता है जनरल का, तो वहां ले लोगे। अब क्या लिख रखा है, इंश्योरेंस की भी मिल जाएगी, प्रीमियम पेड की मिल जाएगी, किसकी, अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डैमेज की मिल जाएगी। क्या एसेसी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, हमने जो भी पे किया हो मतलब उसके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। और क्या लिख रखा है, एक्चुअली पेड और पेबल अंडर दिस मर्केंटाइल, पेबल अंडर द मर्केंटाइल। देखो वैसे तो तुम्हें मिलेगी एक्चुअल बेसिस पे मतलब पेड क्या होगा, लेकिन पेबल बेसिस पे तब मिलेगी जब तुमने एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रखा होगा। ये वाली लाइन जरूर लिख के चलना। बाकी नीचे वाली थोड़ी वो नहीं है तुम्हारे लिए अभी, एक बार